दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के गोपालपुरा इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक प्रवासी कश्मीरी महिला को गोली मार दी। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला स्कूल की शिक्षिका थी और जम्मू संभाग के सामा की रहने वाली थी। जिस इलाके में हमला हुआ वहां सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा था कुलगाम आतंकी हमले में महिला शिक्षिका, एक हिंदू और सामा की निवासी घायल हो गई। इस भीषण आतंकवादी अपराध में शामिल आतंकवादियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। यह आतंकवादी घटना कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में हुई। इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है। निशाना बनाकर की गई हत्याओं के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस ने कहा है कि इससे पहले आज पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उनके अनुसार मारे गए आतंकवादियों में से एक आम नागरिक की हत्याओं में शामिल था। अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को अदालत में पेश करेगी। जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। जैन को सोमवार शाम को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। जैन को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने उनसे कुछ घंटों तक पूछताछ भी की थी। बीजेपी और कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है यह बदले की राजनीति है और सत्येंद्र जैन को एक फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ईडी का कहना है कि जैन कोलकाता की एक कंपनी के साथ हवाला के लेन देन में शामिल थे और ये बात 2015 से 16 की है। इस मामले में सीबीआई ने अगस्त 2017 में एक एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने इस मामले को फेक और राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीतिक दल है और अगर मामले में 1% भी तथ्य होता तो वो खुद जैन के खिलाफ कार्रवाई करते। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने जैन के खिलाफ मामले का अध्ययन किया है। ये पूरी तरह से फर्जी है और राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। हमें न्यायपालिका में विश्वास है। जैन सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और वो निर्दोष साबित होंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट कर कहा कि गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है, जहां जैन आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी केस चल रहा है। अब तक ईडी जैन को कई बार फोन कर चुका है। बीच में ईडी ने कई सालों तक फोन करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने फिर से शुरुआत की क्योंकि सत्येंद्र जैन हैं हिमाचल के चुनाव प्रभारी। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी हिमाचल में पूरी तरह हार रही है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल ना जा सके। उन्हें कुछ दिनों में रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि मामला पूरी तरह फर्जी है। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ने वाले पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी का हाथ थाम लेंगे। बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही हार्दिक को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे और कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हार्दिक पटेल के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। मालूम हो कि गुजरात में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और हार्दिक का चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ना और बीजेपी में जाने का फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में बीजेपी की ओर से पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अदालतों में संविधान के रास्ते ही इन मामलों में फैसला किया जाना चाहिए। नड्डा ने सोमवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी हमेशा सांस्कृतिक विकास की बात करती है, लेकिन काशी और मथुरा ऐसे मामले हैं जिन्हें अदालतों में संविधान के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले में फैसला करेगी और बीजेपी उसे पूरी तरह मानेगी। इस सवाल के जवाब में कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर दावा करना बीजेपी के एजेंडे में है, नड्डा ने कहा कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी के पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। यूपी में कोरोना से हुई मौतों पर स्थिति साफ नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 तरह के आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोविड-19 से हुई मौतों से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि देने में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। दरअसल यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में लिखित जवाब में बताया कि 23 मई 2022 तक राज्य में कोरोना के कारण 23,512 लोगों की मौत हो चुकी थी। सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राज्य में कोरोना से हुई मौतों की संख्या के बारे में सवाल पूछा था। उसी के जवाब में सरकार ने सदन में 23,512 की मौत का आंकड़ा दिया। वहीं उसी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमें कोरोना की मौतों के मुआवजे के लिए 41,871 आवेदन मिले थे। हमने उन लोगों के दावों को भी स्वीकार कर लिया था जिनकी 1 महीने बाद मौत हुई थी। इनमें से हमने 39,267 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया है।
डिप्टी सीएम ने भी मेहरोत्रा के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए यह आंकड़ा दिया। ब्रजेश पाठक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जिसके बाद कटेहरी अंबेडकर नगर से सपा विधायक लालजी वर्मा ने कोरोना से हुई मौतों के बारे में लिखित आंकड़ों में गड़बड़ झाले पर सवाल उठा दिया। इस पर डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना मामलों और मौतों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल के अनुसार 23 मई 2022 तक कोरोना के कारण 23,512 लोगों की मौत हुई थी। बाद में एक अदालत के फैसले ने राज्य को उन लोगों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया जिनकी कोरोना के परीक्षण के 1 महीने के अंदर मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार को दावों के लिए 41,871 आवेदन मिले थे। 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम कर लिया है और मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मूसेवाला के शरीर पर करीब 2 दर्जन गोली के घाव पाए गए। ज़्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। रिपोर्टों में कहा गया है कि मूसेवाला के अंदरूनी अंगों में चोट के निशान थे और उनकी खोपड़ी में एक गोली भी मिली। उनके विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम के निष्कर्ष अभी तक पुलिस के साथ साझा नहीं किए गए हैं। इस साल पंजाब में चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले गायक मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मनसा में एसयूवी चलाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। झारखंड में मिलकर सरकार चला रहे कांग्रेस और झामुमो के बीच राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद खटपट होने की खबर है। सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अपनी नेता महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महुआ माझी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन से बातचीत के बाद ही लिया गया है। लेकिन झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महुआ माझी के नाम का ऐलान दिल्ली में हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रांची आ रहे हैं और आगे क्या करना है इस बारे में बताएंगे। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी है। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में अपने किसी नेता को झारखंड से उम्मीदवार बनाएगी और झामुमो उसे समर्थन देगा। नेपाल में हुए विमान हादसे में सभी 22 लोगों की मौत हो गई है। मुस्तांग जिले में रविवार को हुए हादसे में लापता सभी 22 लोगों के शव भी मिल गए हैं। बता दें तारा एयर के ये विमान रविवार की सुबह करीब 10 बजे पोखरा से मध्य नेपाल के जोमसुम के लिए उड़ान भरा था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर कंट्रोल सिस्टम से इसका संपर्क टूट गया और ये पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले नेपाल के उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि 21 यात्रियों के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन एक यात्री का शव लापता था जो कि बाद में बरामद कर लिया गया है। यूरोपीय संघ के नेता इस साल के अंत तक रूस से आने वाले करीब 90% तेल की कटौती करने पर सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन को मदद देने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बुलाई गई 2 दिनों की बैठक के पहले दिन को सोमवार को यह फैसला किया गया। इसके अलावा इस प्रतिबंध पैकेज में अन्य कठोर उपाय भी शामिल हैं, जिसमें रूस के सबसे बड़े बैंक को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से काटने वाला फैसला भी शामिल है।